हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम राउल्ट्स लॉ जो आपके हैं वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स के लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये जान लेते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ में, चाहे आपका वोलाटाइल सॉलिड के लिए हो या फिर आपका नॉन वोलाटाइल सॉलिड के लिए हो। तो देखिए, वेपर प्रेशर जो होता है, किसी भी लिक्विड को जब हम वार्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें जो वेपर्स निकलते हैं, उन वेपर्स का जो लिक्विड सरफेस होता है उस पर जो प्रेशर लगता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ पे देख सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एबव द लिक्विड सरफेस, यानी कि जो आपका लिक्विड है उसका जो अपर सरफेस है उस सरफेस पर जो आपका फोर्स लगता है, जो प्रेशर लगता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स हैं या फिर जो आपके लिक्विड वेपर्स हैं वो बाहर निकल पाते हैं, वो प्रेशर। तो हम बात कर रहे थे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एबव द लिक्विड सरफेस इन द इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट द गिवन टेम्परेचर, यानी कि जो लिक्विड है उसके साथ इक्विलिब्रियम भी रहे। जैसे ही टेम्परेचर कम हो तुरंत लिक्विड में चेंज हो जाए, जैसे टेम्परेचर बढ़े तुरंत लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाए। तो ये जो आपका है एक इक्विलिब्रियम उसमें स्टेबलाइज होता है लिक्विड फेज एंड वेपर फेज के बीच में। तो वो जो आपका प्रेशर है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पर इसलिए इसको हमने बताया है क्योंकि अभी हम हर जगह पर वेपर प्रेशर कहने वाले हैं या उसका यूज़ करने वाले हैं। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे जो आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं, वो दो हैं आपके। एक है आपका राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स एंड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। और एक चीज़ और भी आपको बता दें, जो राउल्ट्स लॉ है आपका वो हमेशा लिक्विड सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है। इस चीज़ को दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो आपका राउल्ट्स लॉ है वो लिक्विड सॉल्यूशंस पे ही अप्लाई होता है, यानी कि उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं जो राउल्ट्स लॉ है फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स ये क्या है। देखिए, वोलाटाइल का मतलब आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। जैसे कोई आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका पेट्रोल है एंड वाटर है, तो अगर क्वेश्चन किया जाता है पेट्रोल एंड वाटर में से हाईली वोलाटाइल कौन सा है, तो पेट्रोल ज़्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि पेट्रोल जो है रूम टेम्परेचर पर ही उसके वेपर्स निकल जाते हैं। बट जो आपका वाटर है उसको रूम टेम्परेचर पर उसका वेपर्स इतना तेज़ नहीं निकलता जितनी तेज़ पेट्रोल का निकलता है। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो वेपराइजेशन है वो एक क्या है, वोलाटिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है। तो ये आपका वोलाटाइल का मतलब होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है कितनी जल्दी मतलब उसके वेपर्स निकल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा जल्दी निकल रहे हैं तो हाईली वोलाटाइल है, और अगर नहीं निकल रहे हैं तो नॉन वोलाटाइल है, कम निकल रहे हैं तो लेस वोलाटाइल है। तो आइए देखते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। इसमें जो स्टेटमेंट है सबसे पहले उस पर हम ध्यान देंगे। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें दोनों आपके वोलाटाइल लिक्विड हैं। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपके दोनों कंपोनेंट्स हैं, आपका सॉल्यूट है, आपका सॉल्वेंट है, दोनों ही लिक्विड हैं, बट एक का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन। क्योंकि अगर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया तो फिर आप उस पर राउल्ट्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होना ज़रूरी है, भले ही थोड़ा सा हो। तो यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट हैं, चाहे आपका सॉल्यूट हो चाहे आपका सॉल्वेंट हो, दोनों के वेपर प्रेशर में चेंज होना चाहिए। यहाँ पे वोलाटाइल सॉल्यूट की बात की जा रही है, तो वोलाटाइल सॉल्यूट जो होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा जो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, अगर हम मान लेते हैं कि जैसे जो आपका सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, ए एंड बी, और उनके जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो एक्स ए एंड एक्स बी हैं, तो इनमें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन होता था हेनरीज रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहाँ इसको यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अभी हम बता रहे थे, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल्स लिक्विड यानी कि दोनों वोलाटाइल होने चाहिए। द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component in the solution is equal to the product of the vapor pressure of pure component and its mole fraction। तो देखिए, जो मोल फ्रैक्शन है वो तो हमने कंसीडर कर लिए हैं, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर। अब बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें दो ही कंपोनेंट्स हो। हमने आपको जो सबसे
पहला वीडियो आपको दिया था सॉल्यूशन चैप्टर पे, उसमें आपको बताया था कि सॉल्यूशंस के जो काइंड हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट बेस्ड, वो क्या क्या हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है। इस तरह से जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते थे डिफरेंट काइंड ऑफ, उनके बेसिस पर इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते थे। जिसमें 2 होते थे, जिसमें 3 होते थे, उसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलते थे। तो यहाँ बाइनरी सॉल्यूशंस पर ही इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफ टू वोलाटाइल कंपाउंड्स ए एंड बी कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉरी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट जो है आपके जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं वो ए एंड बी हैं, ठीक है। अब इसमें ए और बी जो 2 कंपोनेंट हैं, दोनों के वेपर प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मैंने बताया था। तो हम मान लेते हैं कि बी जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है ए से, ठीक है। अभी इसको हम बाद में बताएंगे कि ये क्यों हम कंसीडर कर रहे हैं कि बी का ज़्यादा है ए से। हैविंग मोल फ्रैक्शंस एक्स ए एंड एक्स बी, ये आपके मोल फ्रैक्शंस हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर हम चलते हैं तो हमको ये मिलता है। देखिए इनके प्रेशर्स अगर हम काउंट करें, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए यहाँ पर लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स है। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें इक्वल टू लाने के लिए एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो प्योर कंपोनेंट होता है, जैसे प्योर ए है, प्योर बी है, तो उनके जो वेपर प्रेशर्स हैं वो पी ए नॉट, पी बी नॉट इस तरह से करके मेंशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हम मेंशन किए दे रहे हैं पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है। ये आपके जो कंपोनेंट्स हैं इनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आपके जो वेपर प्रेशर हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो आपका लिक्विड से पेट्रोल लिया आपने, तो पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही दूसरा आपने जैसे वाटर लिया है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो भी आपका एट रूम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो पी ए नॉट, पी बी नॉट हैं, इनको हम एज कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जब यूज़ कर सकते हैं तो ये पी ए इज़ प्रोपोर्शनल टू द, ये लिखा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया कंपोनेंट ए के लिए। अब दूसरा जो कंपोनेंट है उसके लिए भी वेपर प्रेशर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, जब बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, बिल्कुल जैसे प्रीवियसली हमने मेंशन किया था। अब यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पी बी है तो इसका मतलब पी बी जो बी कंपोनेंट था प्योर स्टेट में, उसका जो आपका वेपर प्रेशर था उसे हम एज कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब यहाँ पर इसको हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, या फिर जो सोल्यूशन हमारा बना हुआ है ए और बी कंपोनेंट से, उसका अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकालें, टोटल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल टू
पी ए प्लस पी बी, और अगर इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये आपका जो थर्ड इक्वेशन है। अभी देखिए यहाँ पर हम चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मोल फ्रैक्शन जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें ये बोला जाता है कि जो आपके मोल फ्रैक्शंस हैं दोनों के, एक्स ए प्लस एक्स बी, इनका जो एडिशन है वो कितना आता है? दो कंपोनेंट है, दोनों का एडिशन 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशन इस तरह से यूज़ कर लें, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, ये जो है इक्वेशन 4 इसको दे दें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, दोनों से चलेंगे तो एक्स ए की वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा पी ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी एक्स बी। ये आपका टोटल प्रेशर है। अब इसमें देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पी ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर पी ए एक्स बी हो जाएगा। टोटल से एक्स बी हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल आएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस यहाँ पर देखिए पी ए और हो जाएगा आपका माइनस पी बी हो जाएगा यहाँ पर माइनस पी ए और यहाँ हो जाएगा एक्स बी। तो देखिए ये आपका जो फाइनल फॉर्मूला आया है, फाइनल जो इक्वेशन है, ये टोटल वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्यूशन का। और यहाँ पर ये क्या था? ये आपका था कंपोनेंट बी का। यहाँ पर जो है इक्वेशन ये था कंपोनेंट ए का। तो यहाँ पर तीन जो इक्वेशंस अभी हमने निकाले हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों हैं? क्योंकि अभी इनको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि यहाँ पर जो राउल्ट्स लॉ है फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स, उसमें जो वेपर प्रेशर है वो कैसे वेरी होता है। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो आपका ये लाइन है इस पर दिखाएंगे कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, यानी कि यहाँ पर पी ए दिखाएंगे, और ये जो आपका है इसको हम पी बी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अभी हम बात कर रहे थे कि जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है पी ए से, यानी कि ए कंपोनेंट से, इसलिए हमने इसको ऊपर दिखाया है इस लाइन में, और इसमें इसको हमने थोड़ा सा डाउन दिखाया है। अब यहाँ ये जो आपका एक्सिस है, चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, दोनों तरफ ये क्या है? वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपकी लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये मोल फ्रैक्शंस के लिए है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ओरिजिन है, किसके लिए? कंपोनेंट ए के लिए। और ये क्या है? ये ओरिजिन है कंपोनेंट बी के लिए। समझ लीजिएगा डायग्राम बहुत ही, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक नंबर की पूछे जाने वाली होती हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें मल्टीपल चॉइस है सर सब रीजन में, या मतलब डिटेल जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ ये जो आपका ओरिजिन है ये कंपोनेंट ए के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन पर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर मेंशन किया गया है। ये जो आपका है ओरिजिन ये कंपोनेंट बी के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी का वेपर प्रेशर मेंशन किया गया है। तो देखिए दोनों के जो आपके मोल फ्रैक्शंस हैं वो भी आपके यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एक्स ए है, इस पॉइंट पर एक्स ए भी कुछ होगा और एक्स बी भी कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? देखिए यहाँ से अगर हम एक्स ए को 0 मानते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्स ए को अगर हम एक्स बी को 0 मानना पड़ेगा क्योंकि बी का यहाँ पर है। ठीक है, एक्स बी को अगर हम 0 लेते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स बी एक्स ए, एक्स बी अगर यहाँ 0 है क्योंकि यहाँ पर एक्स बी नहीं है, एक्स बी का ओरिजिन इधर है, एक्स बी यहाँ 0 रहेगा, और ए के लिए ये ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो आपका ए का बनेगा ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये जो आपका इक्वेशन है एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर इसमें एक्स बी को हम 0 लेते हैं तो एक्स ए की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे रख के देख सकते हैं। ये जो आपका इक्वेशन है इसमें रखेंगे एक्स बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अब देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। ये जो लाइन एक बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, देखिए इस तरह से इसको हम खींच रहे हैं। ये जो लाइन है ये क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है। यानी कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स ए के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपका एक्स ए बढ़ेगा वैसे वैसे पी ए भी बढ़ेगा। और ये पी ए की वैल्यू इस पर मेंशन की गई, तो ये ऐसे तो नहीं दिखा सकते बट ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी है इसको भी हम फर्स्ट लाइन दे रहे हैं नेम। ये आपकी लाइन हो गई फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। अब देखिए ऐसे ही इधर जो आपका ओरिजिन है वो किसके लिए था? बी कंपोनेंट के लिए था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी इस तरह से इसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर एक्स ए 0 हो जाएगा। क्यों? एक्स ए यहाँ पर जब 1 था तो यहाँ एक्स ए 0 होगा और यहाँ पर एक्स बी 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बता दें। देखिए अब यहाँ पर इसी इक्वेशन में जैसे भी हमने एक्स बी इज इक्वल टू 0 रखा था तो एक्स बी की वैल्यू हमें एक्स बी 0 रखा था तो एक्स ए की वैल्यू हमें 1 मिल गई थी। ऐसे ही जब इसमें एक्स ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स बी भी हमें 1 मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इधर को, अब इसमें बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इधर को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या था? ये ए का बढ़ाया था इधर। अब इधर हम किसको बढ़ाएंगे? बी को बढ़ाएंगे। तो जब बी को बढ़ाएंगे तो ये जो आपका वेपर प्रेशर है बी का वो इस तरह से बढ़ेगा और यहाँ तक बढ़ेगा, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? जैसे जैसे बी को हम बढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन क्या नाम उसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर चाहें तो ए की जगह पर एक्स ए लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये हो जाएगा एक्स बी। एक्स बी का मतलब है यहाँ एक्स बी इधर को बढ़ रहा है और एक्स ए उधर को बढ़ा रहे हैं। तो जब एक्स बी इधर को बढ़ेगा, 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 1 इस तरह से, तो ये क्या होगा? यहाँ तक आएगा क्योंकि इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं शो कर सकता। और ये जो आपका ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो लाइन है ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट करती है। और जो सेकेंड लाइन है इसको हम सेकेंड लाइन दे रहे हैं नेम, ये रिप्रेजेंट करती है बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को। तो अब देखिए इसमें होगा क्या? देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 ये है। ठीक है, इस इक्वेशन में जब वैल्यू हमने रखी है एक्स बी की 0 तो एक्स ए हमारा 1 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही इधर से जब स्टार्ट किया तो जब एक्स ए की वैल्यू रखी हमने 0 तो एक्स बी हमारा 1 आ गया। इधर एक्स ए उधर को बढ़ेगा और इधर एक्स बी इधर को बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी बी के वेपर प्रेशर को, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से शुरू होगा और ये बी तक गया है ना, तो बी का वेपर प्रेशर हो जाएगा। पहले हमने शायद ए का कह दिया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी का वेपर प्रेशर है, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ ए का वेपर प्रेशर, क्योंकि ये ए तक आया है। तो ये जो आपकी लाइन है फर्स्ट, ये रिप्रेजेंट कर रही है कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर को। और अगर इसको हम इस एक्सप्रेशन से दिखाना चाहें, क्योंकि ये आपके लीनियर इक्वेशन ही है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये हो जाएगी पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
या इसमें एक काम करते, चलो रहने दो, ये जो आपका है अगर चेंज कर दें हम, इसको सेकंड कर दें, इसको फर्स्ट कर दें, तो थोड़ा आपके लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशंस में हमने नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर रखे हैं। बी के लिए सेकंड दिया है और ए के लिए फर्स्ट दिया है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये आपका था, सॉरी ये जो था आपका, ये इक्वेशन किसके लिए था, कंपोनेंट बी के लिए था। तो ये जो लाइन है कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है आपकी फर्स्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि पी ए इंटू एक्स ए, यानी कि ये इस लाइन का ये इक्वेशन है। अब देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर था हमने जो लास्ट में निकाला था, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये वाला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू एक्स बी, ये जो निकाला था, तो हमने बताया था कि ये आपका क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो अभी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन थर्ड लाइन बनेगी, यहाँ इसको हम थर्ड लाइन दे रहे हैं इन्हें, ठीक है, थर्ड लाइन, एक इक्वेशन कहीं पर छूटा हुआ है, चलो ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, अब ठीक है। तो ये जो आपकी थर्ड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। देखिए हमने केवल ओरल इक्वेशन था वो लिख दिया है, ये वाला, इसको हमने नहीं लिखा, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइंस बनी हुई हैं इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें ये ग्राफ का जो वेरिएशन है ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट जो दिखाया है हमने, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए का है, और ये वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का है। वेपर प्रेशर ए का इधर से वेरिएशन होता है इधर की तरफ, ठीक है, और चाहे इधर से इधर को देख लीजिए या इधर से इधर को देख लीजिए। अब देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए के रिस्पेक्ट में, कंपोनेंट बी के रिस्पेक्ट में, किसका, सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, तो इस ग्राफ को देख के आप तुरंत बता सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो बी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, या फिर कंपोनेंट ए के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो आइए देखते हैं, ये जो आपकी लाइन है, लाइन थर्ड, ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल वेपर प्रेशर को, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है उसके कंपैरिजन क्या हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आया है। और अगर बी के रिस्पेक्ट में हम जाएंगे तो बी के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये डिक्रीज हुआ है, ए के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए जो था वो आपका यहाँ पर क्या है, लेस वोलाटाइल है, बी आपका ज़्यादा वोलाटाइल है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पर कंपोनेंट ए और बी, अगर ये ग्राफ आपको दे दिए और आपसे क्वेश्चन करे कि यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ है ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए है, इसमें कंपोनेंट ए और बी आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा ज़्यादा वोलाटाइल होगा, कौन सा हाईली वोलाटाइल होगा, तो मैं बता दूं आपको, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो आपका ज़्यादा वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पर बी कंपोनेंट आपका हाईली वोलाटाइल हो जाएगा। तो देखिए जो एक्सप्रेशंस हैं ये थोड़े से क्या है, ऑलरेडी पहले से आपके स्टडी किए हुए हैं, ये भी आपका स्टडी किया हुआ है, बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बस क्या है, थोड़ा सा आपको ये रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली जो मोल फ्रैक्शन होता है उस कंपोनेंट का उसके प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो पी ए नॉट पी बी नॉट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ये आपके एज कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर्स हैं। और जब प्योर स्टेट में होता है कोई भी कंपोनेंट तो वो अपने वेपर प्रेशर को एकदम कांस्टेंट रखता है, उसमें वेपर प्रेशर उसका चेंज नहीं हो सकता। जितने टेम्परेचर पर जितने वेपर्स निकलने हैं उतने ही वेपर्स आपके निकलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, तो ये कांस्टेंट होता है। तो इसलिए पी ए नॉट पी बी नॉट एज कांस्टेंट इस डेरिवेशन में यूज किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये जो वेरिएशन है इसमें गलती मत करिएगा, यहाँ एक्स ए एक्स बी और एक्स बी एक्स ए ये ज़रूर मेंशन करिएगा। और मोल फ्रैक्शन को कैसे वेरिएशन दिया है हमने वो आपको बता दिया हमने। चाहें तो यहाँ पर ये मेंशन भी कर सकते हैं, लाइन फर्स्ट रिप्रेजेंट द चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, आप कंपोनेंट ए
and line second is represent the change in vapor pressure of component B and line third is represent the वेपर प्रेशर चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कैसे वेरिएट हो रहा है। तो ये आपका जो है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स है। अभी इसमें कुछ कंक्लूजन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दें। देखिए ये जो इक्वेशन है इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक ही कंपोनेंट के मतलब ये जो आपका है मोल फ्रैक्शन है XB, तो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से ही रिलेटेड होता है, चाहे आपका XB के साथ हो या फिर XA के साथ हो। ध्यान रखिएगा, किसी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में होता है या उसी से रिलेटेड होता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर, वो लीनियरली वेरिएट करता है। लीनियरली का मतलब एकदम एक लाइन बनती है, लाइन का मतलब एकदम एक सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियरली चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लीनियरली चेंज होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सीधी लाइंस बनती हैं। तो ये आपका था कंक्लूजन। कभी कभी कंक्लूजन भी पूछ लिए जाते हैं या फिर केवल ये पूछ लेते हैं सेलेक्ट द राइट या करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट्स लॉ जो है उसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो आप निकालिए। तो उसमें कंक्लूजन भी रख देते हैं कभी कभी, तो इसलिए कंक्लूजन को भी ध्यान रखना है। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं अगर इन्हें आप ध्यान रखते हैं 1, 2 एंड 3, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉल्वेबिलिटी वाले वीडियो में हमने आपको बताया भी था। थोड़ा सा यहाँ पे हेनरी रूल्स का भी जिक्र है यहाँ पे, बट अभी हम उसको इसलिए नहीं खुल के बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम इन सबको ख़त्म करने के बाद में एक चीज़ और बताएंगे आपको कि कब आपका हेनरी रूल जो है, हेनरी लॉ है, वो राउल्ट्स लॉ के बराबर हो जाता है या राउल्ट्स लॉ हो जाता है। तो उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी क्या है, पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आपके आए हैं जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसके बेस पर आए हैं, या फिर मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए आ जाता है। तो देखिए वेपर फेज या सॉल्यूशन फेज कोई भी हो, आपका कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ पर जो वेपर फेज है उसमें क्या है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर यूज़ किया जाता है। जैसे मान लेते हैं Y1 एंड Y2, ठीक है, ये आपके जो वो हैं वो मोल फ्रैक्शंस हैं। Y1 एंड Y2 आपके मोल फ्रैक्शंस हैं कंपोनेंट 1 एंड 2, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वेपर फेज में हैं, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। ठीक है, तो उनके जो मोल फ्रैक्शंस हैं अगर Y1 और Y2 हैं, तो यहाँ पर जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है उसमें आपको ये बताया गया होगा कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल प्रेशर को कैपिटल P मान लें तो हमारे लिए दोनों चीज़ें निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर हम इसको कैपिटल P मान लेते हैं टोटल प्रेशर को, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, जो आपका कंपोनेंट 1 है उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, PA या P1 मान लेते हैं इसको, P1 ज़्यादा सही रहेगा। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Y1, क्योंकि इधर हमने यहाँ पर कंसीडर किया है ऊपर Y1 एंड Y2, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल P। ऐसे ही जो दूसरा कंपोनेंट है उसके लिए भी पार्शियल प्रेशर बिल्कुल सिमिलर वे में हम निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, इसके लिए क्या होगा, P2 हो जाएगा। सेम वे में जैसे यहाँ पर P1 था, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा Y2 इंटू P। अब देखिए अगर मोल, ये चीज़ आपको पता है, अब अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको वेपर फेज में तो उसके लिए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1
इन वेपर फेज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वेपर फेज है, ठीक है। वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाते हैं। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट का वो था, वो क्या था, y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू इन वेपर फेज, ये भी बिल्कुल सेम वे में आ जाएगा, यहां हो जाएगा y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए वेपर फेज अगर न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं ज़्यादातर, तो अगर वेपर फेज में पूछ रहा है तो आप ये यूज करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट, या ये यूज करिए। अगर आपको सॉल्यूशन फेज में पूछ रहा है तो अभी प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया है वो आप करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें एक आध क्वेश्चन कभी कभी आए हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस इसमें केवल आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, ये वाला जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में यूज़ करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपाउंड, जो भी है आपका कंपाउंड है या सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू, यहाँ कंपाउंड की जगह कंपोनेंट होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा, कंपोनेंट, अब सही है, कंपोनेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम बात कर रहे थे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ये आपका एक न्यूमेरिकल है जो कि राउल्ट्स लॉ पर है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी वेपर फेज नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब क्या है, आपको नॉर्मल वे में सॉल्यूशन फेज में जो भी आपका इक्वेशन है उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज़ 40 mm ऑफ Hg, यानी कि जो वेपर प्रेशर है इथेनॉल का वो 40 mm Hg है। इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन विद मीथेनॉल इज़ 0.80, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक आपका इथेनॉल है, दूसरा आपका मीथेनॉल है, इनका मिक्सचर है। व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ़ मिक्सचर ओबेज राउल्ट्स लॉ, यानी कि अगर मिक्सचर आपका राउल्ट्स लॉ का मतलब को फॉलो करता है तो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। इसे सॉल्यूशन फेज में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि जो कंपोनेंट है, जैसे अगर इथेनॉल को आपने 1 माना है या मीथेनॉल को 1 माना है, जो भी माना है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं इथेनॉल जो है आपका, इधर हम साइड में इसको मेंशन किए दे रहे हैं, इथेनॉल क्या है, इसको हम कंपोनेंट 1 किए दे रहे हैं, क्योंकि नॉमेनक्लिएट करना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर, ताकि आपको ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी सुविधा रहे। मीथेनॉल जो है इसको हम मान लेते हैं कंपोनेंट बी। अब यहाँ पर 2, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ चलेंगे, तो यहाँ पर P1 और P2 की अगर हम बात करें, वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट, यहाँ पर चलिए देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, यही तो होता है, P1 नॉट x1 जो है आपका वो उसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन है वो है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन इसका गिवन है, कितना है, 0.80 है। तो जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल
x1 इज इक्वल टू 0.80 है, तो यहां पर दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, इसको क्या करेंगे 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है उसका टोटल जो है वो कितना होता है, वो आपका होता है 1। तो यहाँ हो जाएगा 1.00 माइनस 0.80, तो ये आपका आ जाएगा 0.20। अब देखिए यहाँ पर x2 भी हमें पता चल गया, x1 भी पता था, P1 P2 आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो वेपर प्रेशर है वो हमें निकालना है। यहाँ पर ये आपका जो P1 नॉट है ये आपका कांस्टेंट है, और इसको यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया हुआ है वेपर प्रेशर, ठीक है 40 mm, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर है इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सिंस वेपर प्रेशर ऑफ, यही आपका कांस्टेंट होगा। इथेनॉल कितना है, P1 नॉट यहाँ हो जाएगा 40 mm, ये आपका गिवन है, ठीक है। इसी को हम इसमें यूज करने वाले हैं। और P2 को निकालने के लिए इसमें P2 को निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसी का वेपर, व्हाट इज द इट्स वेपर प्रेशर यहाँ पे है, जो आपका इथेनॉल है उसी का निकालना है, इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमें देखिए इसी इक्वेशन का यूज़ करना है। यहाँ पर P1 हमें दिया हुआ P1 नॉट, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर P1 इज इक्वल टू ये कितना है 40 इंटू यहाँ पर जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो 0.80 है। तो आई थिंक देखिए इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये सीधे इसी से निकल आएगा, ठीक है। P1 इतना ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका आ जाएगा 32 mmHg। ये दोनों चीज़ें यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर वो निकालना पड़ता तो उसके लिए फिर वेपर प्रेशर वाला इक्वेशन लगाते पहले हम, ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर अगर दिया होता तभी निकल सकता था। तो ये आपका जो है ये फाइनल आंसर है, और ये P1 है जो हमको इसमें गिवन था। तो ये जो भी कैलकुलेशन हमने किया है ये कंपोनेंट 1 के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज़ इट्स वेपर प्रेशर पूछा है उसने। इट्स वेपर प्रेशर का मतलब इथेनॉल का ही डेटा यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है प्रेशर की वो गिवन है, मिथेनॉल की नहीं गिवन है, तो इसका मतलब मिथेनॉल को हमें नहीं निकालना है। तो ये आपका था। देखिए इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों के लिए पूछता तो इसमें कुछ ना कुछ दूसरा जो कंपोनेंट है उसके लिए भी डेटा गिवन होता। तो इसको नोट कर लीजिए। और अभी एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसको वेपर फेज में जो गिवन हो, ये सेकेंड न्यूमेरिकल है। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आई थिंक आपके दोनों प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी सॉल्यूशन फेज़ है वो भी है और वेपर फेज़ है वो भी है। तो देखते हैं क्या है। एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.256 बार एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट टॉल्यूइन is 0.0925 bar. If the mole fraction of benzene is 0.40, then what is the total pressure of solution? यानी कि देखिए इसमें solution phase में निकालना है, total pressure आपको निकालना है। उसके बाद सेकेंड है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ वेपर है, यानी कि कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस। तो बहुत आसान है, इसमें आपको मोल फ्रैक्शंस ही निकालने हैं दोनों के, सेकेंड वाले में इन वेपर फेज। इसमें सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शंस भी निकालने हैं, उसके बाद में टोटल प्रेशर भी निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये डिसाइड कर लीजिए कि जो कंपोनेंट्स हैं आपके बेंजीन, इसको आप 1 लिख दीजिए, और जो टॉल्विन है इसको आप 2 लिख लीजिए ताकि आसानी रहे। अब देखिए इसमें जो
वेपर प्रेशर है बेंजीन का वो हमें गिवन है, कितना है, P1 दिया है 0.256 बार। दूसरा वेपर प्योर बेंजीन है, देखिए प्योर बेंजीन है, इसका मतलब यहाँ पर P1 नॉट हो जाएगा। ऐसे ही P2 नॉट कितना हो जाएगा, 0.0925 बार, यही है 0.0925 बार, ठीक है। अब देखिए इसमें मोल फ्रैक्शन भी हमें गिवन है, इसका x1 कितना है 0.40, तो अगर ये 0.40 है तो x2 कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे किससे, 1 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 0.40 कितना आएगा 0.60, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, दोनों के वेपर प्रेशर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बेंजीन को हमने कंपोनेंट 1 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P1 नॉट दिया है 0.256 इंटू 0.40, तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1024 बार, ये P1 आ गया। ऐसे ही P2 को भी निकाल लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2, तो P2 नॉट आपका गिवन है 0.0925 इंटू 0.60, इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल आएगा 0.0555, ये इतना आ गया, ठीक है। अब दोनों की क्या करना है, टोटल कर लेना है, तो ये आपका जो फर्स्ट है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और अभी इस वेपर प्रेशर का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो आपका सेकंड कैलकुलेशन है उसमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इसका जब टोटल किया तो ये P जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.158 बार, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब देखिए इस आंसर का हम यूज़ करेंगे अभी आगे फर्दर, जो सेकंड पार्ट है उसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सॉल्यूशन सेकंड जो है उसको आपको क्या करना है, वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वेपर फेज के जो फॉर्मूले हैं वो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से आपके आएंगे, और आपको इसमें मोल फ्रैक्शंस ही निकालना है, तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोल फ्रैक्शंस जो आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट के जो वेपर प्रेशर हैं वो आपके यहाँ पे निकाल चुके हैं आप लोग, P1 एंड P2, उन्हीं का आप यूज़ करेंगे और इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो फटाफट आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इन वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा, इसको हम y1 कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम y1 y2 करके लिए थे, तो यहाँ भी हो जाएगा P1 अपॉन P,
यानी कि कितना आ जाएगा, P1 हमने कितना निकाला था, 0.1024 अपॉन टोटल कितना आया है 0.158। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y1 जो है आपका निकल के आ जाएगा 0.648। ठीक है, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। दूसरा जो मोल फ्रैक्शन है वो भी सिमिलर वे में निकाल लेंगे हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन, ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P। P2 कितना था, 0.0555 अपॉन 0.158। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 0.351, ये आपका आ गया। तो एक आपका ये आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। तो देखिए दोनों ही बहुत इजी हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। और इस वीडियो में हम कोई वर्कशीट नहीं रख रहे हैं क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो जो आपकी प्रैक्टिस बुक है उससे आप सॉल्व करिएगा।